वो अपने आप मैम को फेक कह ना। रहा है अपने। हाँ जी, सेखी मैम मारना। बहुत फेक। बहुत फेक ना। या वो बोस्ट करता है, सीजर जो है बोस्ट करता है और बीइंग द मोस्ट रिजोल्यूट, कि सीजर जो है वो सबसे ज्यादा रिजोल्यूट है, डिटरमाइंड है जितने भी लिविंग मैन है उनके बीच में। ठीक है, वो डिटरमाइंड है, वो अपनी बात से हटता नहीं है, उसने जो कह दिया सो कह दिया। एज कंस्टेंट एज द नॉर्थ स्टार, वो उतना ही कंस्टेंट है जितना कि नॉर्थ स्टार होता है, ध्रुव तारा। Then, as Cinna and Decius prepare to add their request, roused in feigned servility, Caesar rises to divine heights and compares himself to the Olympian gods. जब सिन्ना और डेसियस प्रिपेयर अपने आप को खड़ा करते हैं और अपनी रिक्वेस्ट सामने रखते हैं और झुक जाते हैं, घुटनों केवल बैठ जाते हैं। फेन का मतलब होता है दिखावटी, प्रिटेंडिंग। सर्विलिटी, बिहेव लाइक अ स्लेव। जब वो एक प्रिटेंडिंग स्लेव की तरह क्राउस्ड हो जाते हैं, सीजर राइजेस, सीजर खड़ा होता है और वो दिखाता है कि मेरी हाइट डिवाइन हाइट है, मैं बहुत ऊंचा आदमी हूँ। और सीजर अपने आप को कंपेयर करता है ओलंपियन गॉड्स से। रेफरेंस सिग्निफिकेंस बुक में देखेंगे। ही पॉइंट्स टू द फ्यूटिलिटी ऑफ द नोबल ब्रूटस हम्बल एंट्रिटी। वो पॉइंट करता है सीजर, मतलब एक तरीके से कहता है क्या कर रहे हो ब्रूटस, ब्रूटस तुम क्यों हम्बल एंटिटी लेकर आ गए। मतलब ब्रूटस की, हम्बल का मतलब वही मॉडेस्ट, एंटिटी का मतलब रिक्वेस्ट, फ्यूटिलिटी का मतलब यूजलेसनेस। वो ब्रूटस की हम्बल एंटिटी को भी यूजलेस साबित कर देता है कि ब्रूटस तुम्हारी रिक्वेस्ट भी यूजलेस है। With extremely dramatic irony, Casca fatally strikes this god from behind. इस ड्रामेटिक, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ड्रामेटिक आयरनी सामने आती है। कास्का जो है फैटली, बहुत ही घातक तरीके से इस गॉड को पीछे से वार करता है। आप लोग ड्रामेटिक आयरनी समझते हैं सब लोग? कोई मुझे बताएगा ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? आयरनी क्या होती है? मैम दो अलग अलग बातें, अपोजिट। बातें। दो अलग अलग बातें, ओके। देखिए, ड्रामेटिक आयरनी ऐसे होती है, आपके सामने एक सीन चल रहा है, यही वाला सीन ले लेते हैं, और वहां पर आपको कुछ भी नहीं पता है। एक सीजर खड़ा हुआ है, जूलियस सीजर, उसके सामने पिटिशनर खड़े हुए हैं। तो सीजर बोला है कि मैं एक नदर्न स्टार की तरह हूँ, मैं डिटरमाइंड हूँ, कोई भी नियम बदलेगा नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तो आप क्या समझोगे, सीजर जो है वो बहुत बड़ा आदमी है और ये सारे लोग सिर्फ गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई नहीं सुनेगा, ये लोग अपने घर चले जाएंगे, सीजर अपने महल चला जाएगा। ऐसे ऐसे यही सोच पैदा होगी सीजर की स्टेटमेंट को देखकर। और लोगों की गिड़गिड़ाने को देखकर आपको क्या लगेगा, बेचारे से लोग हैं। अब ये बेचारे से लोग, जैसे मान लो गांव वाले हैं बेचारे से लोग, उन बेचारे से लोग में से ही कोई आकर राजा के पीछे चाकू मार दे, पीछे से। जो राजा या जो किंग जो है, या जो भी पर्सन है जो गद्दी पर बैठने वाला है, जिसकी इमेज अब तक ऑडियंस के दिमाग में ऐसी थी कि ये तो आगे पूरा देश का नक्शा ही बदल देगा। जैसे कि अशोका ले लो, ठीक है, अशोका स्पीच दे रहे हैं और कोई पीछे से आया, उसने पीछे मार दिया, तो वो पूरा नक्शा ही बदल देगा, ऐसा आप सोच कर चलते हैं, सोच कर चल रहे थे, लेकिन तुरंत उसका अपोजिट हो गया, क्योंकि ऐसा था नहीं। मतलब हम ऑडियंस को ऐसा दिखाया जा रहा था, लेकिन हमें अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि ये जो बोल रहा है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ फेक है या कुछ भी है। और फिर उसका रिजल्ट हमको एक्शन में नजर आ गया। मतलब जो स्पीच दी जा रही है और जो एक्शन हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो वहां पर ड्रामेटिक आयरनी होती है। या ऐसे समझ लो ड्रामेटिक आयरनी, अगर यहाँ से तुम्हें बहुत क्लैरिटी ना आई हो, जैसे कोई सीन चल रहा है, उस सीन में हीरोइन ने कोई बात कही, हीरो ने वो बात सुनी, और हीरोइन जो है वो हीरो को बेफूल कर रही है, बेवकूफ बना रही है।
और हीरो बेवकूफ बन रहा है। अब आपको कैसे पता वो बेवकूफ बना रही है हीरोइन उसको? मतलब उस हीरोइन ने पहले कुछ ना कुछ इंडिकेशन ऑडियंस को दे दिए। स्टेज पर प्ले हो रहा है तो उस हीरोइन ने पहले इंडिकेशन दे दिया ऑडियंस को कि देखो अब मैं जाकर इसको ऐसे बेवकूफ बनाऊंगी और ये बन जाएगा। तो जब उसने उसको बेवकूफ बनाया हीरो को और वो बन गया, तो इसका मतलब ऑडियंस को सब पता है और हीरोइन को सब पता है। लेकिन जो हीरो है उसको कुछ भी नहीं पता है कि रियलिटी में हो क्या रहा है। इसको ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। आयरनी नहीं, इसको ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं कि एक ड्रामा सा क्रिएट हो गया। और अभी आप बहुत क्लियर ना हुआ हो तो अभी इसमें एक दो सीन और आएंगे तो और समझा देंगे। ओके। सीजर जो दिख रहा है वैसा उसके साथ होगा नहीं। इसको ही ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं कि आपके इमोशंस ऐसे जा रहे थे और ऐसे जाते जाते ईओ करके डाउन हो गए। आप सोच रहे थे सीजर ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, और वो बहुत ही प्राउड पर्सन है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही डिटरमाइंड है, और तुरंत उसका जो पावर डिटर्मिनेशन सब ऐसे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसको बोलते हैं ड्रामा चढ़ा और उतरा। मीनिंग ये दिख रहा मैम था और हुआ ये। हम्म। मैम सिचुएशनल और ड्रामेटिक नो आयरनी में डिफरेंस क्या होगा? नो नो नो, सिचुएशनल आयरनी सिचुएशन पर डिपेंड होती है, वहां वर्बल नहीं होता, वहां स्पीच नहीं होती है। ठीक है। सिचुएशनल आयरनी का मैं एग्जांपल दूं तुम्हारे लिए। मान लीजिए बर्थडे पार्टी में आप जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि वहां पर बैलून्स लगा हुआ होगा, केक रखा हुआ होगा, लोग बैठे हुए होंगे, और अच्छे अच्छे फूड की स्मेल आ रही होगी। यही सिचुएशन आप अपने दिमाग में लेकर जा रहे हो। आप नहीं लेकर जा रहे हो तो आप जिस प्ले को देख रहे हो उसमें कोई कैरेक्टर, ये भी है ना, ये आर्म्स इन द मैन का मैं सीन बता रही हूँ तुम्हारे लिए। वहां पर जो है वो एक जो फादर है, रायना के जो फादर हैं, वो जाते हैं रूम में ये सोचकर कि वो ऐसे ऐसे तैयारियां चल रही होंगी। ठीक है। फूड की स्मेल आएगी तो हम भी वैसे ही हो गए रायना के फादर की तरह कि अच्छा हाँ हाँ अब तो वहां बर्थडे हो रही होगी, ये हो रही होगी, वो हो रहा होगा। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, सब लोग सिंपल क्लॉथ्स में बैठे हुए हैं और ऐसे करके किसी सोच में खोए हुए हैं। और उसको इनवाइट किया गया था पार्टी के लिए, और वहां पार्टी जैसा कोई सिचुएशन नहीं है। ना बैलून्स है, ना फूड है, ना हैप्पी मूड है, ना जॉली मूड है, और ना ही कोई सेलिब्रेट करने को तैयार है। उसको सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं। वी थिंकिंग समथिंग बट हैपनिंग समथिंग। और ये हम सब लोगों के साथ डेली होता ही है लाइफ में। सिचुएशनल आयरनी सबसे ज्यादा होती है। वी थॉट कि दिस हैपेंड, बट समथिंग एल्स हैड हैपेंड। है ना? उसको सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं। वह वर्बल नहीं होता, वह स्पीच नहीं होता। तो अब दूसरा देखिए, इम्पैक्ट ऑफ एसासिनेशन। द मर्डर सीन सीम्स टू हैव बीन रिटन विद अ पेन ऑफ फायर। जो मर्डर सीन है वो ऐसा लगता है कि उसको लिखा गया है पेन ऑफ फायर से। देयर इज ब्लड ऑन द ग्राउंड। पेन ऑफ फायर समझ गए ना, बहुत ही वॉयलेंट वे में लिखा गया है। ग्राउंड पर खून पड़ा हुआ है। द सीनेटर्स रन अवे इन कंफ्यूजन। सीनेटर्स जो है वो कंफ्यूज हो गए, वो भागने लग जाते हैं। द कॉन्स्पिरेटर्स वॉश देयर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड। कॉन्स्पिरेटर्स जो है वो सीजर की ब्लड से अपने हाथ धोते हैं। देन दे रेज द स्लोगन। फिर वो स्लोगन गाते हैं, लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड। अब सबके लिए लिबर्टी है, फ्रीडम है, और जो अत्याचारी था उसकी डेथ हो गई है। The blood-stained evidence of murder will make an ironic contrast in the audience mind with the cries of peace, freedom, liberty. जो ब्लड स्टेन एविडेंस है मर्डर की, खून से रंगे हुए एविडेंस, खंजर जो क्या बोलते हैं उसे, जो डैगर्स हैं या जो तलवारें हैं, ये जो जमीन पर ब्लड गिरा हुआ है, ये लोगों के हाथ में ब्लड लगा हुआ है, ये एविडेंस हो गए, खून के धब्बे वाले एविडेंस। विल मेक एन आयरॉनिक कंट्रास्ट। ये एक आयरॉनिक कंट्रास्ट की तरह है, ये एकदम अपोजिट की तरह है। ऑडियंस के माइंड में कंट्रास्ट की तरह जा रहा है विद द क्राइज, चीखों के साथ, कि हमको पीस मिल गया, फ्रीडम मिल गया, लिबर्टी मिल गई। सीजर हैज कोलैप्स्ड एट द बेस ऑफ पॉम्पीज स्टैचू। सीजर को जब मार देते हैं सब लोग तो सीजर की जो बॉडी है वो गिरती है पॉम्पे, पॉम्पे की स्टैचू लगी हुई है उसके पैरों पर जाकर गिरती है। ऐसे पॉम्पे हैड टेकन हिज रिवेंज। ऐसा लग रहा है कि पॉम्पे ने अपना बदला ले लिया क्योंकि सीजर ने उसको मारा था।
एंड द कॉन्स्पिरेटर्स क्राई आउट, और कॉन्स्पिरेटर्स टाइम चिल्ला रहे होते हैं, टायरेनी इज डेड, टायरेनी की डेथ हो गई है। ठीक है, मैम रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। जो मैम यही लाइन है, वॉश देयर हैंड इन सीजर्स ब्लड। तो मैम ये हाइपरबोलिक है। एक मिनट, इधर से